एवरेज, नॉन एवरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं चलता। द वन हु विल वर्क हार्ड विल गेट द थिंग, यही कंसेप्ट, ये फाइनल चीज है। क्योंकि मैं ठीक ठाक थी, मैथ्स मेरी अच्छी थी, लेकिन यहाँ तो जनरल स्टडीज पढ़नी थी, तो मैंने ऑप्शनल में भले काफी ठीक कर लिया होगा, पर जनरल स्टडीज का वेटेज तो है ना, इंटरव्यू का वेटेज तो है ना, प्रीलिम्स तो निकालना है, तो मेहनत तो मुझे भी उतनी ही करनी पड़ी। और उसके पहले जो मैंने एग्जाम निकाले उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद फिर से जॉब करते हुए मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो हर स्टेज पे जब आप एक नई चीज के लिए ट्राई करते हो तो उतनी ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको आपके बैकग्राउंड का ना तो ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ना ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर आप कितना इनपुट डालते हो, दैट विल बी द ओनली थिंग दैट विल मैटर एंड विल टेक यू टू दैट प्लेस। तो वो कंसेप्ट इज लाइक कोकून थिंग, आपको हटाना है उस चीज को। बिल्कुल कालिदास की तरह आपको जिस डाल पे बैठे उसे नहीं काटना है, ना ही कोई आवरण रखना है अपने सामने। एक सामान्य प्रश्न आता है कि भाई एवरेज हूं मैं, तो मैं कैसे तैयारियां करूंगा, तो ये तो उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन एक नया दिन होता है, काउंट ईच डे इज ए सेपरेट लाइफ, और आप आगे बढ़ सकते हैं बतौर आपने वो जी हो, वो भावनाएं हो। मेरा दूसरा सवाल ये था कि एक जनरल क्वेश्चन आता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हुए जो लोग होते हैं वो लोग साइंस सब्जेक्ट को कैसे सामना करें उनका, क्योंकि अक्सर वो उनसे तार टूट जाता है उनका। अगर सिविल सर्विसेज की या स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं और उसके साइंस एंड टेक पोर्शन की बात करते हैं, तो वो जनरल अवेयरनेस के लेवल का ही होता है। अगर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है या इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो ना मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिले, मे बी मुझे समय कम लगेगा, पर फिर मुझे इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय लगेगा। तो अगर मेरा एक जगह एडवांटेज है तो दूसरी जगह मुझे थोड़े ज्यादा समय देके थोड़ा डिसएडवांटेज है। यानी बात आपकी वही है कि आप हर चीज को एक नई चीज मानकर, नया सब्जेक्ट मानकर तैयारी कर सकते हैं। वही, अब पॉलिटी जैसे मैंने पढ़ी तो मैंने पहली बार ही पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन 9th के बाद, 9th में बहुत ही कम पढ़ते हैं हम लोग। एमपी बोर्ड था मेरा, तो आप समझ सकते हैं हिंदी मीडियम में कि क्या पढ़ा होगा, और भूल भी जाता है। तो फिर इंजीनियरिंग ठीक था, तो फिर जीएस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कॉमर्स वाले को इकोनॉमिक्स कॉमर्स आती होगी तो उसे टेक्निकल में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक होगी तो समवेयर टू वर्क हार्ड। तो ओवरऑल एक एवरेज प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट में, और वो मेंटेन करके चलना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, दिस इज अ गुड वन। ये एक बहुत अच्छी चीज थी, यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन कहा जाता था, लेकिन आज तो दुनिया ही बदल गई, कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं, नेट आ गया है, सारी चीजें आपके सामने गूगल बाबा पर है, तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ऑल्सो समटाइम्स। शैलेंद्र सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक आप सीनियर हैं सबसे अभी इस मंच पर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट की एक बड़ी बात करते हैं कई छात्र, जो संस्थान के पास क्वेश्चन आते हैं अक्सर, कि वही टाइम पीरियड है स्टडी के लिए, दूसरी चीजों के लिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए स्टडीज के टाइम पर? तो मैं ये कहूंगा, हाँ, एक तो ये कहूंगा कि ग्रुप बना के थोड़ा स्टडी कीजिए। जैसे 4-5 लोग आपस में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कई टॉपिक किसी का स्ट्रांग रहता है, कोई टॉपिक किसी और का स्ट्रांग रहता है। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, आदित्य जी हैं उनका भी ज्योग्राफी था, तो हम 3-4 साल से साथ में थे। तो आदित्य की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मतलब शानदार थी, मेरी मतलब उसके मुकाबले कुछ नहीं थी। तो मैं तो इसके नोट से पढ़ता था, ये टेस्ट सीरीज किया हुआ था तो इससे गाइडेंस लेता रहता था। पर वही रहती है, कुछ किस्मत की बात रहती है कि बहुत दुख हुआ मुझे कि इसका नहीं हुआ, लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन इसने जो टिप्स बताए मुझे मतलब काफी काम कर गए, और मतलब उसी की बदौलत मेरा हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स आया 291। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक ये चीज बहुत जरूरी है कि आप आइसोलेटेड होकर ना पढ़ें, खुद से अलग अलग लेवल की तैयारी नहीं हो पाती है। यदि एक ग्रुप में रहेंगे, अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, तो एक वो चीज जरूरी रहती है। और हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम आप बांट लें कि मुझे ये चीज इतने टाइम में करनी है, ये कंटेंट इतने टाइम में पढ़ना है, तो इस प्रकार से आप बांट कर तैयारी करें। अक्षय भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल बड़ा यहाँ पर पूछा जा रहा था कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ अप्रोच when the syllabus has been changed in MPPSC? तो कोई अप्रोच में परिवर्तन आता है क्या सिलेबस बदलने के बाद?
मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो अप्रोच एमपीपीएससी की चेंज हुई है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है हम जैसे यंग स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट या सेकंड टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक चीज हो रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है सबके लिए। यहाँ जो एक बहुत से 5-5, 6-6 साल से जो तैयारी कर रहे थे जिनके ऑप्शनल थे, वो ऑप्शनल चूंकि पूरी तरह यहाँ हट चुके हैं, तो यहाँ पे एक सब इक्वल लेवल पे आ गए हैं। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आपके साथ जो कम्पीट कर रहे हैं वो भी मतलब पहले स्केलिंग होती थी ऑप्शंस में, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो स्केलिंग नहीं है, तो एवरीवन इज इक्वल हो गई है। दूसरा अप्रोच की जहां तक बात है कि सिंस द कोर्स आप अगर एमपीपीएससी का देखेंगे तो वो पूरी तरह से मतलब अगर कहा जाए 80% वो यूपीएससी का कॉपी किया हुआ है जो मेंस का कोर्स है, अगर हम ऑप्शन हटा दें और थोड़ा एमपी का पार्ट हटा दें तो जो अप्रोच की बात है, अब जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा रैशनल हो गई है। आपको जो आंसर लिखना है वो एक अंडरस्टैंडिंग बेस पे एक होने चाहिए। दूसरा एक ओवरऑल करंट अफेयर्स, जो अगर हम बोले करंट अफेयर्स हटा के जो एक जनरल अवेयरनेस है उसका भी एक इंपॉर्टेंस है एमपीपीएससी में। तो ये मुझे लगता है कि जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा रैशनल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक अवेयर जिसे हम बोलना चाहिए कि अवेयर हो आप सब चीज को लेकर के। एंड वही जो जैसे बोला है कि यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, शोभू मैम ने बोला है, वैसा यहाँ पर भी अप्रोच लगती है, तो मुझे लगता है ये इट्स सफिशिएंट। दैट्स गुड। एक चीज और, अभी हम लोग जैसे इस सेमिनार में भी हैं, एक टर्म बड़ी आ रही है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये भी हम यूट्यूब के माध्यम से लाइव जा रहे हैं, बीटीवी युवा पर इसे लाइव देखा जा रहा है। वहां भी आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, यदि आप लोग हमें सुन पा रहे हैं तो हम तक वो क्वेश्चंस पहुंचेंगे और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहां से। यहां मेरा प्रश्न आप तीनों से ही है, हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है इसमें, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, इसका अभी तक कोई एक सही स्थायी जवाब नहीं है। अध्ययन और खासतौर से स्टडीज के दौरान इस तारतम्य में सोशल मीडिया का हम यूज अच्छे से भी कर सकते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। आपका ओपिनियन क्या है, तीनों से ही जानना चाहूंगा। देखिए, जो सोशल मीडिया का है ये कंसेप्ट बहुत ही रिलेटिव है कि आप उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आज मुझे कोई कंसेप्ट स्टडी के दौरान समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसे गूगल कर लेता हूं, मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूं, तो मैं स्टडी के लिए भी उसे यूज कर सकता हूं। अगर मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं, तो थ्रू द सोशल मीडिया मैं थोड़ा एक रिफ्रेश हो सकता हूं, तो ये मेरा एक पॉजिटिव वे है। लेकिन अगर आप किसी और चीज में नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो इट्स द फॉल्ट इन यू दैट यू आर डूइंग दैट। सोशल मीडिया एज अ थिंग, आज अगर सरकार उसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से या दूसरी चीजें वर्ल्ड आगे बढ़ा रहा है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल और आपको इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिनके मदद से आप चीजों को समझ सकते हैं, इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। सुंदर, मेरा भी मोरलेस यही मानना है, क्योंकि एक होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो आधी सोसाइटी से तो हम वैसे ही कट ऑफ रहते हैं, तो अब बात किससे करें, स्ट्रेस तो बस्ट करनी है। तो वो फिर सोशल मीडिया एक वैल्व की तरह काम करता है जहां पे आप अपना प्रेशर रिलीज करते हो। दूसरी चीज होती है कि फिर आपका सिलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या है, आप विजिट क्या करते हो, सर्व कौन सी चीज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपना केस बताऊं तो मैं दिन में 3 बार फेसबुक तो खोलती थी और व्हाट्सएप भी मैं चलाती थी और यूट्यूब के तो कहने ही क्या है, तो वो सब मैं करती थी क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलती थी। मैंने जो पेजेस लाइक कर रखे थे उनको खोलकर देखने से 2-4 नई चीजें मुझे पता ही चलती थी और उसके बाद मैं रिवर्ट बैक हो करके मेन टॉपिक को देख लिया करती थी। तो दैट ऑल हेल्प मी अ लॉट एंड आई डोंट थिंक कि दिस इज अ हर्डल और एनीथिंग। और कंट्रोल लाइज इनसाइड यू। तो अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेल फंक्शनिंग है, आपको लगता है कि कोई भी आउटर चीज आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर सकती एज फार एज योर गोल इज कंसर्न, दीज ऑल थिंग्स आर इमटेरियल। आपके पंचेस बहुत प्यारे हैं आपके पास। कंट्रोल इज विद इन यू, देयर इज अ बटन इनसाइड, दैट इज कंट्रोल बटन, यू हैव टू प्रेस दैट बटन ऑलवेज। एक प्रश्न आया यहाँ पर, हमारे जो साथी लोग बैठे हुए हैं, तैयारी करने में माध्यम से क्या फर्क पड़ता है, द मीडियम फैक्टर? देखिए, मीडियम खाली एक जरिया है खुद को एक्सप्रेस करने का। मेरा हिंदी मीडियम रहा, जबकि मैंने आईआईटी से बीटेक किया था, क्योंकि मैं हिंदी में खुद को ज्यादा सहज महसूस करता हूं। तो आप मतलब खुद पे ये देखिए कि आप किस मीडियम में सहज हैं।
ये मत देखिए कि हिंदी माध्यम के सिलेक्शन कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं। आप अपने हिसाब से चलिए, आपको जो मीडियम अच्छा लग रहा हो आप वो एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि हर एक मीडियम से सिलेक्शन होते हैं और यूपीएससी ऐसे कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, अपने हिसाब से मीडियम चूज कीजिए बस। शैलेंद्र सर से एक प्रश्न और है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल इन यूपीएससी एंड ऑल्सो सजेस्ट गुड न्यूज़पेपर फॉर हिंदी। शैलेंद्र सर, देखिए ऑप्शनल भी आपको अपने हिसाब से ही चूज करना होगा। जैसे सुरभि जी ने इलेक्ट्रिकल लिया था, जनरली साइंस के ऑप्शनल को ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस है या फिर मतलब कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से ऑप्शनल लीजिए और एक ये चीज भी दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है। यूपीएससी में स्कोरिंग ऐसे किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ऐसे नहीं दिया जाता है कि इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। यदि आज कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है तो हो सकता है अगले साल उसी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आप अपना ऑप्शनल चूज कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा इनका ये था कि न्यूज़पेपर एक सजेशन मांगा। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो ठीक है। बाकी आजकल तो कई साइट्स ऐसी मौजूद हैं, जैसे ओनली आईएएस है और स्टडी आईक्यू है, तो इन पे इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है। तो क्योंकि द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप उनका हिंदी में ट्रांसलेशन वो वाली साइट से आप देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न भी ये आप तीनों से ही मैं उत्तर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक अपने अपने ओपिनियन की बात है कि टेल अस सम मोर अबाउट इंटरव्यू एस्पेक्ट्स। इज इट हार्ड और सिंपल? इंटरव्यू एक ग्रुप एफर्ट होता है जिसमें आप भी बहुत हद तक डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा। आपके आंसर्स उनको मौका देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने का। तो आपके पास एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कुछ अपनी तरफ से ब्लंडर ना करें, कोई गलती ना करें। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय देम वेरी वेल, कि वो लोग आपको अच्छा फील कराते हैं, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं और सही चीजें पूछते हैं। पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो स्माइल करते रहते हैं, तो आप गलत बोल रहे हो या आप सही बोल रहे हो आपको समझ नहीं आता है। तो अगर वो ज्यादा स्माइल करते हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ गलतियां आप कर रहे हैं। तो वहां पे आपको ये थोड़ा चीज अपने आप को सेल्फ ट्रेन करके जाने की होती है। दूसरी चीज होती है आपका बायोडेटा उनके सामने होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। इट इज लाइक कि समटाइम्स 100% आपका सारा इंटरव्यू आपके डैफ से हो जाता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस में भी इंटरव्यू दिया था, तब मेरा मनबीर सिंह का बोर्ड था। सिविल सर्विसेज में भी दिया, तब मेरा विनय मित्तल सर का बोर्ड था। तो दोनों ही सिचुएशंस में मैंने डैफ को जो फिल किया, अपना बायोडेटा फिल किया, वो बहुत ही दिमाग लगा करके और बहुत सोच समझ के फिल किया कि हॉबीज में क्या डालूं, क्योंकि मेरा पढ़ाई 12वीं तक पूरी गांव की थी, टोटल हिंदी मीडियम था। मैंने अंग्रेजी सीखी थी, खुद से सीखी थी, बहुत मेहनत करके सीखी थी। तो मैं ये उनको बताना चाहती थी कि देखिए मैंने बहुत मेहनत की थी इस दिन के लिए कि मैं आज आपसे अंग्रेजी में बात कर पाऊं। तो मैं चाहती तो मैं ना सीखती और हिंदी में भी आसानी से कर ले। तो वो मेरा सिलेक्शन था और मैं चाहती थी कि वो जाने। उस हिसाब से मैंने हॉबीज लिखी कि मैं इंग्लिश के नॉवेल पढ़ती थी या मैं पोयम लिखती थी। फिर मैंने अपने स्कॉलरशिप्स उसी हिसाब से मेंशन की कि वो उस सिचुएशन को, पर्पस को सर्व कर सके। जो मैं बुक्स कौन सी रीड करती हूँ, जब उन्होंने पूछा तो मैंने वही। तो हमें क्या करना है कि चीजों को उस हिसाब से प्लान करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो वो चीजें फिर वहां पे सही जगह पे क्लिक करेंगी और वो चीजें आपको मार्क्स के फॉर्म में मिलेंगी। सिविल सर्विसेज में भी, क्योंकि ये जीएस वाला एग्जाम हो जाता है, एक ऑलराउंडर एग्जाम हो जाता है, तो इसमें फिर मैंने अपनी हॉबीज थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखी कि यहाँ पे क्या पर्पस सर्व करेंगी। तब मेरा टेक्निकल था तो मैंने टेक्निकल तरीके से हॉबीज लिखी थी। यहाँ पे मैंने एक ऑलराउंडर के पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉबीज लिखी। तो वो सारी चीजें हो गई। और फिर तीसरी चीज आती है, पहला डैफ हो गया, दूसरा हो गया आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करें, उस तरफ से तो मिस्टेक होने से रही, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और तीसरी चीज होती है कि आप प्रैक्टिस, ये कहते हैं ना, समय खुद को देना, एक खुद का इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो आप अपने आप को अच्छे से जान लें
कि आप ओवरऑल कैसे हैं, क्योंकि आप वहां पे कुछ और हैं, ये आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। उस 30 मिनट में आप कुछ और बन के नहीं रह सकते हैं। तो आपको खुद को जानना है, और जो सारी इवेंट्स हैं, न्यूज है, इंटरनेशनल नेशनल डिबेट्स देख करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके एक बार चर्चा कर लें किसी से। उससे क्या होता है कि चीजें पता होना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है चीजों का ट्रेंड क्या है। अगर कोई भी घटना हुई है तो उसका ट्रेंड क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ही बताना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगी। अगर राइट हो गया तो आपका डिसीजन क्या होगा, या आपने किन सिचुएशंस पे अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है किस तरीके से डील करने के लिए। तो पूरी तरीके से आपका एक स्कैनिंग होता है। तो अपने आप को समय दें इंटरव्यू के पहले, खुद को जाने, आसपास की चीजों पे पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, अपना डेप्थ प्रिपेयर करें बिल्कुल दिमाग लगा के कि वो पर्पस को सर्व करे, और खुद की तरफ से कोई गलती ना करें। इन सारी चीजों से इंटरव्यू में मोर और लेस यू विल स्टैंड एट अ गुड पोजीशन, आई थिंक। मेरे ख्याल है कि अगला प्रश्न था यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा स्माइली के साथ थैंक यू लिखा हुआ है, बहुत अच्छी खूबसूरत सी राइटिंग में। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम डिवाइडेड योर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट वाज योर the writing is somewhere. What was your reason how to handle the test studies and course pressure? ये भी शायद मेरे ख्याल में आपके जवाब में शामिल हुई था इसका आंसर। तो सारे प्रेशर्स और सारी चीजों को हैंडल करना। एक खास प्रश्न आया यहाँ पर कि एनसीईआरटी की किताबें कितना महत्व रखती हैं एमपीपीएससी में? शायद अक्षय जी बहुत मुफीद होंगे इसके लिए। इसमें मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आपका एक हर चीज में आपको वो सपोर्ट करेगी इन जनरल भी, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल की आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है जो एक 6 to 12th क्लास की जिन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। सबसे पहले तो उनकी लैंग्वेज बहुत इजी रहती है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहती है। दूसरा, एक जो बेयर मिनिमम नॉलेज होता है हर सब्जेक्ट का, भले वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट का है, तो उसमें आपको एक जो बेसिक होना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट। दूसरा, एमपीपीएससी की बात करूं अगर मैं, तो मेंस हम उठाकर देखें तो मेंस के लिए एनसीईआरटीज, मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, द मेंस आई हैव रेड एनसीईआरटीज, और एनसीईआरटीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेंस में। क्योंकि, और दूसरा, पढ़ना तो ठीक है, एनसीईआरटीज में हर चैप्टर के बाद में आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं पीछे, तो दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंस इन कंसर्न। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप वो चैप्टर्स को पढ़िए और एनसीईआरटीज का जो क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और एमपीपीएससी की मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत बार ये देखने में भी आया है कि एग्जाम में डायरेक्टली द क्वेश्चंस वहां से उठा के वो लोग पेपर में डाल देते हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एनसीईआरटीज आप पढ़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटीज जैसे एक सब्जेक्ट की आपने कंप्लीट करी तो ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी ऑफ वन सब्जेक्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को भी साथ में करें, एंड फिर उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन में ये कहूंगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें क्योंकि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आने वाली है। तो एक सेकेंड ईयर के एक छात्र ने प्रश्न किया है कि आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग सर, आई एम इन two states of mind, that I am thinking for post graduation from abroad, number one. Second, I am also thinking for civil services exam. How should I focus on my studies simultaneously with my engineering? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि डिसाइड करिए कि क्या आप अब्रॉड जाके यू वांट टू डू हायर स्टडीज या यहाँ पर एक सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा मैं एग्जांपल दूं तो आफ्टर 12th मैंने आईआईएम इंदौर की एक आईपीएम कोर्स होता होगा, आपको पता होगा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ आईआईएम इंदौर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट एक आईआईएम को छोड़ के मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज से सिर्फ डमी, जैसे हम कहते हैं डमी, एक बीकॉम किया है, तो वो मैं जानता हूं कि एक आईएम छोड़ के मैं वो कर रहा हूं कि मुझे कहीं से स्टार्टिंग से था कि मुझे चूंकि इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए मुझे टाइम की जरूरत तो लगेगी, मुझे कोचिंग जाना है तो उसके लिए मैं आईएम में रहते हुए तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने दोनों को चीजों को डिसाइड किया, सबसे पहले फाइनल किया कि मुझे करना क्या है। फिर उसके बाद जैसे आप वो करते हैं, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो आप कॉलेज के बाद से इजीली 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, और जब आप फाइनल ईयर में आए, अभी आप सेकंड ईयर में हैं, जब फाइनल ईयर में आए तो आप उसकी जो प्रिपरेशन है उसे और रिग्रेस कर दीजिए, आप थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो जब तक आपका एक जो बेसिक है, जो चीजें हैं आपको समझ में आ जाएंगी, वहां जाके आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और एक ब्रशअप करने की चीजें होंगी। तो आप चाहे तो सब कुछ साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज यू शुड टेक द डिसीजन एट दिस वेरी पॉइंट कि आपको करना क्या है।
क्योंकि अब्रॉड जाके आप कट ऑफ हो जाएंगे यहाँ की चीजों से, यहाँ रहते हुए आपको करना है, आपके सराउंडिंग क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिसाइड कर लीजिए, और अगर इसको ही करना है तो अब्रॉड का थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं तो कर लीजिए। यही सवाल हर्षित चौधरी जी आपका भी था कि हाउ टू मैनेज माई IAS प्रिपरेशन विद माई इंजीनियरिंग एग्जाम्स, तो ये आंसर आपका भी मिल जाता है यहाँ से। बहुत सारे सवाल हैं और मुझे जल्दी चलना होगा थोड़ा सा। जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स IPS IFS बन जाते हैं फिर भी IAS बनना क्यों चाहते हैं, जबकि सबका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र सेवा होता है? तो क्या IPS बनकर ही देश सेवा हो सकती है? ये भी एक सवाल है। आई थिंक नो आंसर टू दिस। While preparing notes, how to decide what is important and which is not with respect to the exam point of view? नोट्स बनाते टाइम क्या देखना जाना चाहिए, एक सवाल है। एक तो सबसे पहले सिलेबस का और पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी से पता लगता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे मैं जो नोट्स बनाता था, जैसे जनरली न्यूज़पेपर के बनाता था, जिसके नोट्स उपलब्ध नहीं है उसके आप बना सकते हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके तो अपने आप में जो NCERT बुक्स होती हैं वो अपने आप में नोट्स ही हैं, तो उनके नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है। आप उन्हीं चीजों के ज्यादा नोट्स बनाइए जो मतलब उपलब्ध ना हो। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि नोट्स वही उन्हीं चीजों की बनाएं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अननेसेसरली राइटिंग अच्छी है या पेन बहुत सारे कलर के हैं इसलिए नोट्स बना ली है, और इन टाइम पे एग्जाम के 15 दिन पहले जब बहुत ज्यादा टाइम क्रंच होता है, ऑप्शनल पढ़ें कि GS पढ़ें कि टेस्ट लिख दें कि क्या कर लें, कुछ समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे हम अपनी बनाई नोट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये काम ना करें, क्योंकि वो पहले जब जरूरी था ऑप्शनल पढ़ना तब नोट्स बना ली, और अब जब नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था तो उनको नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद से ही तो लिखी थी। तो वो काम ना करें। मतलब नोट्स बनाइए तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज, कि आप उनको दीवार पे टांग के और एक बार आंखों में से मतलब रन थ्रू कर लें एंड यू आर लाइक डन। तो उस तरीके की नोट्स बनाएं। एक सवाल और है, टाइम मैनेजमेंट का तो आंसर आ ही गया। दूसरा सवाल बड़ा विचित्र सा, जवाब मैं दे देता हूँ। हिस्ट्री में इतना ज्यादा सिलेबस होता है, याद कैसे रखा जाए? बाबा रामदेव अनुलोम विलोम प्राणायाम आप खुद ही अपने आप पे ध्यान दीजिए, केंद्रित रहिए, सब याद हो जाएगा। इतिहास तो याद भी किया जा सकता है क्योंकि अपने आप में इतिहास है। Firstly, first of all, congratulations sir and ma'am. My question from Akshay sir is that how important is word limit in MPPSC exams? Can be written 20% more or less. I have one more question from Survi ma'am. How to create our answer in main exam more and more effective apart from others? देखिए MPPSC मेंस की अगर बात करें तो इसमें वर्ड लिमिट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट MPPSC, वर्ड लिमिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप सारे पॉइंट्स कवर करते हुए होलिस्टिकली आंसर कर पाए। अगर वो आपकी वर्ड लिमिट से कम में भी होलिस्टिकली आप आंसर कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जनरली वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप MPPSC मींस दे रहे हैं तो वर्ड अगर आप लिख रहे हैं, देखिए इसका लॉजिक मैं भी देता हूँ। यहाँ की जो एक सिंस आई हैव मैंने बात करी है 2-3 प्रोफेसर से जो कॉपीज चेक करते हैं या मेरे जान पहचान में हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली है, कॉपीज यहाँ चेक होती है DVV में। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, द मेंटालिटी इज दैट, ये शायद बहुत से लोग इससे नेगेट कर पाए, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये कि आप अगर ज्यादा लिख रहे हैं, अगर आपकी कॉपी भरी हुई लग रही है, एक जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, और आपने बहुत सारी चीजें कवर करी है, तो आपको जनरली नंबर ज्यादा मिलते हैं। ये मैंने अपनी RT की थ्रू कॉपी भी देखी है, तो उसमें मुझे लगा है कि, और मेरा एक हमेशा रहता था जैसे 3 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं MPPSC में, तो एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स यू शुड इनकलकेट इन दोस क्वेश्चंस। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ एक सिंगल चीज पूछिए, फैक्ट कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेन कौन था, मतलब जो भी चीज आ रही है कहां से स्टार्ट हुआ था, तो आप सिंगल वर्ड पे लिख के भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं उसका। तो एक अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लिख रहे हैं उसको, उसके बारे में 3-4 फैक्ट्स लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ड लिमिट आप देखिए, वर्ड लिमिट दूसरा
एक जो चैलेंजिंग टास्क होता है एमपीपीएससी में, सबको पता होगा आपको कि पेपर बहुत लेंदी होते हैं, उसको कंप्लीट करना इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। तो आपको ऐसा भी नहीं कि आप लिखे जा रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके छूट गए। तो टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, कि आपको कंप्लीट भी करना है, पॉइंट्स भी ज्यादा लिखने हैं और आंसर भी आपका कंप्लीट है, होलिस्टिक होना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट अभी से अगर जो 18 वाली एमपीपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, राइट 2 to 3 क्वेश्चंस डेली। एंड प्री के बाद आप जो टेस्ट सीरीज होती है मेंस की वो जरूर करें, जिससे आपको एक पता पड़ेगा कि हाउ यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग अमंग द कॉम्पिटिटर्स, एंड जो टीचर्स हैं आपको वो गाइड कर पाएंगे। तो ये आप सब कर सकते हैं। सुरभि मैम, आपसे प्रश्न था इनका कि हाउ टू क्रिएट योर आंसर मोर इफेक्टिव ओवर अदर्स। मैं अपने मेंस की तैयारी की बात करती हूँ अब। मैंने अगस्त में प्री लिखा था और सितंबर से लेकर के नवंबर तक का टाइम था, दिसंबर 3 से पेपर थे। और पहले मेरे हॉबीज थी कि मैं ब्लॉग लिखती हूँ, कोरा पे मैं आंसर्स लिखती हूँ, कॉलेज में मैं लिखती थी क्योंकि कॉलेज में लिखने से ही मार्क्स मिलते थे और टॉप होते थे, तो वहां पे तो लिखना वाज क्वाइट मोर और लेस क्वाइट गुड फॉर मी, तो वो था। दूसरी चीज थी कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, मैं ट्रेनिंग में थी रेलवेज की जब मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, मेरा इलेक्ट्रिकल था। उसने एक बार मेंस लिख लिया था तो मैं उसके ज्योग्राफी के आंसर शीट्स चेक किया करती थी, उससे मुझे ये पता चल गया कि डायग्राम्स कहाँ पे कैसे बनाने, क्योंकि ज्योग्राफी के जो लोग होते हैं वो डायग्राम्स बढ़िया बनाते हैं, आंसर्स में कहाँ कैसे डालने हैं, छोटी सी जगह में मैनेज कैसे करना, वो उन्हें अच्छा पता होता है। तो वो चीज मैंने उससे उधार ले ली। तो जब मैंने अपने आंसर्स लिखे तो पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस से मैंने उनको प्रिसाइज कर लिया। जो सितंबर में मैं आंसर लिखती थी और जो नवंबर में आंसर लिखती थी, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन कभी इंट्रोडक्शन जितना बड़ा नहीं हुआ करता, वो हमेशा 5 लाइन का होता है। इट हैज टू बी ऑफ 2 लाइन्स और बॉडी में मेन चीजें होनी चाहिए और कंक्लूजन होना ही होना चाहिए। तो एक 7 मिनट के आंसर में ये 3 चीजों को कैसे डालना है, कितना डालना है और किन चीजों के साथ डालना है, वो 3 महीने की प्रैक्टिस में मैंने सीख लिया। और दूसरी चीज मैंने ये सीख ली कि जब पेपर लेंदी होगा तो 2-4 डायग्राम कहाँ पे जगह मैनेज करके इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लड का क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने इंडिया का मैप बनाना सीख करके और कहाँ पे फ्लड आई है और किस किस टोपोग्राफी के कारण फ्लड आई उन सिटीज में, वो मैंने जल्दी से डिपिक्ट कर दिया और आगे बढ़ गई थोड़ा सा लिख करके। तो वहां पे मुझे दूसरे आंसर्स का टाइम मिल गया। तो वो चीज एक्स्ट्रा है जो ऐड ऑन कर जाएगी आंसर्स में, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर फ्रीली। और तो अब डिफरेंस कहां से आएगा आंसर्स में, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा इनपुट ईदर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और एक फ्लो चार्ट, या आप किस वर्ड को अंडरलाइन करके आ जाते हो अपने आंसर में, वो बहुत मैटर करता है। तो राइटिंग एट द सेम टाइम अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन तो एक ही यूज करते क्योंकि समय होता नहीं, पेन से ही डायग्राम बनाते, पर 2-4 इंडिया का मैप बनाना, आईआर के आंसर्स में एक आध इंडिया से रिलेटेड बॉर्डर्स वाले नेशंस का मैप बनाना सीख लीजिए, ज्योग्राफी के 2-4 डायग्राम सीख लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं अगर एक आंसर्स में भी आप लिख देते हो तो 1-2-4 नंबर भी आपको ऐड करता है, तो दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन फाइनल मार्क्स। तो वो चीजें शायद थोड़ा सा आपको एज दे सकती हैं आपके आंसर्स में। एक क्वेश्चन और आप ही के लिए आया है ये कि मैम, आई एम इन इंजीनियरिंग सेकंड ईयर सिविल ब्रांच, मैं ड्यूरिंग एग्जाम्स किस प्रकार तैयारी करूं? अभी जीएस का मटेरियल पढ़ना उचित है या टेक्निकल? मतलब आपको सिविल सर्विसेज देनी है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, राइट? मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो ऑन द बैक ऑफ माइंड मेरे था कि सिविल सर्विसेज देनी है, पर इंजीनियरिंग के बाद मैंने दी इंजीनियरिंग सर्विस थी। तो इसका मतलब ये निकला कि जनरल अवेयरनेस थी, ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, वो सारा चीज मैंने रेलवेज की ट्रेनिंग के टाइम पे तैयार कर लिया। तो अगर आप अभी से अवेयर हो तो आप पहले ही एक पहला पायदान पार कर चुके, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, एंड एट द राइट टाइम यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो और इंजीनियरिंग के एग्जाम 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 5 यूनिट्स होती हैं जहां तक मुझे पता है हर सब्जेक्ट की, और 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो इज नॉट अ बिग थिंग, आराम से आप कर सकते हो। और उसके लिए इंजीनियरिंग तो सारे बच्चे लगता है एक रात पढ़ के ही पास करते हैं, एमपी का तो मेनली यही है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इज नॉट अ बिग डील एज फार एज एमपी का केस इज कंसर्न।
और अगर थोड़ा डिफिकल्टी लगती है तो 15 दिन और दे दीजिए, बाकी आपके पास जीएस का पूरा टाइम होता है, आराम से पढ़िए। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका एक रॉ बेस है वो अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी और आपका जनरल इंडिया और वर्ल्ड का आईआर ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो जब आप फाइनल प्रिपरेशन में आओगे, मेन प्रिपरेशन के टाइम पे आओगे, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के बाद या 4th ईयर में, तो फिर आपको केक वॉक लगेगा वो। तो इस समय, इस मेन टाइम में आप जीएस पढ़ो, पर न्यूज़पेपर को अपना एक हथियार बना करके पढ़ो, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एक सवाल और है कि शैलेंद्र सर, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें और कहां से कितना कवर किया जा सकता है? ज्यादातर करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर से हो ही जाता है, और यूपीएससी का क्या है कि जैसे कभी किसी साल करंट अफेयर्स, जैसे मेंस में तो ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं करंट से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन प्री में कई बार ऐसा होता है कि करंट बहुत कम पूछा, बाकी सेक्शन ज्यादा पूछ दिए। कई बार ऐसा होता है करंट बहुत पूछ लेते हैं। तो आपको तैयारी तो पूरी कंप्रीहेंसिव वे में करनी है, सारे सेक्शन तैयार करने, और बाकी मेंस और इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप अपना डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। और जो भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, कई एक जो राज्यसभा टीवी पे कई अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे देश देशांतर हो गया, सरोकार हो गया, इनको आप देख सकते हैं। शैलेंद्र सर, आपसे ये प्रश्न हो रहा है कि अखबार से ये नोट्स कैसे निकालें, नंबर 1। दूसरा, टेस्ट सीरीज कौन सी ली जाए, पेन कौन सा यूज किया जाए, जेल या बॉल पेन? अच्छा सवाल है। एक तो अखबार से जो जैसे कई यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, तो वही सेक्शन आपको तैयार करने, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल इश्यू हो गए, जुडिशियरी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं। जनरली जो पॉलिटिकल न्यूज होती है वो आपको नहीं पढ़नी रहती। इसके अलावा जो सेक्शन होते हैं, सिलेबस को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है पेपर में उसको आप तैयार कीजिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो टेस्ट सीरीज आप कीजिए, क्योंकि उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अल्टीमेटली आपको कितना ज्ञान है ये मैटर नहीं करता, आप कितना ज्ञान कॉपी में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स लिखने का अभ्यास कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन, अपने हिसाब से पेन होता है, किसी को जेल पेन में मजा आता है, किसी को किसी और में मजा आता है। तो मैंने जो एग्जाम लिखे थे अपने मैक्स राइटर से लिखे थे, क्योंकि मैं क्या करता था कि 2-3 पेन था जिनको लेके मुझे डाउट था, तो टेस्ट सीरीज में मैं यूज करता रहता था, तो देखता था किस पेन से मेरी स्पीड ज्यादा आ रही है, तो अल्टीमेटली फिर मैं वही पेन यूज किया। तो आप भी चेक कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी की जेल से ज्यादा स्पीड अच्छी बनती है किसी की और पेन से, तो आप अपने हिसाब से पेन यूज कीजिए। एक अच्छा सवाल हो रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी? देखिए, दिल्ली जो लोग जाते थे, शुरुआत जो हुई थी दिल्ली से इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पे जैसे इंदौर में इतनी बढ़िया कौटिल्य एकेडमी है, बाकी जगह है, तो आज के टाइम पे दिल्ली जाना मतलब मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके घर में आपके पास ही यदि इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है और उसको छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह जाएं, तो वो मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता है मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ विषय निकला ही है, चूंकि कौटिल्य परिवार के प्रांगण में ही हम लोग हैं, तो एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आप सबको दे दूं, जो छात्र हो तो जानते हैं, जो हमारे खास मेहमान है आज, जो बाहर के छात्र, जो प्यारे बच्चे हमारे बीच में, कि विश्व स्तर पर जो मानक तय किए जाते हैं, जो सर्टिफिकेशंस होते हैं गुणवत्ता के, उत्पादकता के, उस आधार पर विश्व में सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल फील्ड में चुना गया है विश्व का नंबर 1 ब्रांड, दैट इज कौटिल्य एकेडमी। ये बहुत गौरव का विषय है कि सारे विश्व में से शिक्षा के क्षेत्र में जब चुनाव किया गया, तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी संदर्भ में सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट है कौटिल्य एकेडमी, तो कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ भवन को चौराहे तक पहुंच जाइए, हो जाएगा काम आपका। और परिणाम आपके सामने ही है। सितारे एक बार तालियां बजा सकते हैं, थोड़ी सी आपकी तंद्रा भी भंग हो जाएगी।
आदरणीय अक्षय भैया, कैन एनीवन हु फेल्ड ओवर रिसेंट ईयर्स इन अदर फील्ड्स होप फॉर सिलेक्शन इन दिस फील्ड एमपीपीएस से? देखिए, सिविल सर्विसेज की फील्ड ऐसी है कि बहुत जो कर लेते हैं डिसाइड वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी फील्ड्स है जिनकी इंजीनियरिंग हो गई, एमबीए हो गए, वो करने के बाद ही यहाँ पर आते हैं। बहुत से मेरे साथ के कलीग्स ऐसे हैं जो जॉब कर चुके हैं, जो आईआईटी से पास आउट हैं या दूसरी आईआईएम से हैं, उसके बाद वो सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं। तो आप दूसरी जगह अगर आप ऐसा लगता है कि आप फेल हो गए, तो इट डजेंट मैटर आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से। वो फील्ड अलग थी, ये फील्ड अलग है, दोनों को आपको मर्ज नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट करिए, एक जुनून, एक इंतजाजम के साथ एक ज़ील होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे तो करना है, और इजीली वो चीज हो जाती है। आपके सामने एग्जांपल्स देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज में फेल हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये ख्याल अपने दिमाग से निकालिए, जीरो से स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए, और बहुत इजीली चीजें आपकी हो जाएगी एंड रिजल्ट आपके सामने होंगे। थैंक यू सर। सुरभि मैम, आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर। अच्छा, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था। एक लफ्ज का हेरफेर है। एक तो मैं आपसे पूछता है कि आपने क्यों सोचा आईएएस बनने का। ये जिनका जो सवाल है उन्होंने लिखा है कि आपने सोचा क्यों आईएएस बनने का। सोचा पहले लिख दे, सोचा क्यों। आईएएस सोचा क्यों, पहले तो मैंने बोला था कि मैं बनूंगी, उसके बाद सोचा था कि क्यों बोला है। तो केस मेरा ये था, 10th में थी मैं और मेरे ठीक ठाक परसेंटेज आए थे, तो न्यूज़पेपर वालों ने मुझसे पूछा था कि बनना क्या है, तब मैंने बोल दिया था कि आईएएस बनना है। फिर सोचा, फंस गई, क्या बोल दिया। लेकिन फिर देखिए, मेरी अपब्रिंगिंग गांव की है। मैंने बहुत बात से देखा है कि पंचायत कैसे काम करती है, जनपद पंचायत कैसे काम करती है, थानों में क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, आंगनबाड़ियों में क्या होता है, और हर चीज को मैंने बहुत करीब से देखा है और यही पाया है कि चीजें बुरे एंड पे हैं। दे आर नॉट वेल बेटर ऑफ, दे आर ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ इट। एंड अगर, और मुझे वो सारी चीजें थोड़ा सा पिंच करती थी, तो धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग में अगर आपके सीड पड़ जाता है कि आपको सोशल फील्ड में जाना है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि एक आईएएस बन करके, एक डीएम बन करके आप जो चाहते हो और आपके पास जो रॉ मटेरियल आपकी एनर्जी के फॉर्म में है, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। तो यहां से फिर हम जो बोला था, जो दिमाग में था, जो देख रहे थे, आईएएस उस सारी चीज को एम्बोल्डन कर रहा था। तो फिर वो चॉइस हमारी नेचुरल चॉइस बन के उभर आती है। दूसरी चीज थी कि इंजीनियरिंग कर ली, तो इंजीनियरिंग भी दिमाग में एक बैकअप रख के की थी, क्योंकि मेरे लिए अपने ड्रीम को पूरा करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अपने एक्सिस्टेंस को प्रूव करना कि हाँ, मैं अगर ये नहीं कर पा रही हूं तो कुछ और करके भी तो मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगी। तो दैट हैज टू बी देयर, एंड फॉर दैट आई हैड मेड एन ऑप्शन कि इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, और पहला एग्जाम दिया, बीएआरसी का, सिलेक्ट हो गई, वहां चली गई, एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई एक्चुअल गोल। तो उस तरीके से आईएएस एक नेचुरल चॉइस बन के आता है। तो मेरे लिए वो एक जरूरत थी, क्योंकि पहले तो मैंने बोला, फिर मैंने देखा कि हाँ, सही चीज बोली, लकीली मैंने सही चीज बोली, और अगर मैं ये करूंगी तो अपनी लाइफ का अगर मैं 10% भी इसमें दूंगी तो मैं बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि कमी कहाँ पे, अगर मेरे स्कूल में अच्छा टीचर नहीं था, या लाइट नहीं थी, या कहना चाहिए कि टेबल कुर्सियां टूटी हुई थी, तो मुझे पता था कि क्यों टूटी हैं, वेयर द फॉल्ट लाइज वॉज इन माई नॉलेज। और अगर मैं उसको आगे बन करके ठीक करने का सोच रही हूँ, तो आई थिंक कि मेरी थिंकिंग सही है। और वही छोटी छोटी चीजें आपको फिर एक कल्मिनेट होती हैं कि आपको आईएएस बनना है, और फिर आप जम के मेहनत करते हो और फिर फाइनली बन जाते हो। सोचा क्यों? फिर इस बात का जवाब एक ये भी है कि बहुत सारे जो नारेबाजी, जुमलेबाजियां की जाती है ना, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप्स, जिन पे सिर्फ नारे किए जाते हैं और कुछ किया नहीं जाता, इसलिए भी किया सुरभि ने, ये बताने के लिए भी किया। उनकी माँ भी पास में बैठी है, उन्होंने भी इसलिए किया कि वो सीधे सीधे बताना चाहते थे सोसाइटी को कि ऐसा हो सकता है। एक बेटी यहाँ दो बेटों के बीच में बैठ के शान से अपनी माँ के साथ आपको एक गौरवशाली स्पीच दे सकती है, ये बता सकती है कि आईएएस आईपीएस कैसे बना जा सकता है। जरा तालियां बजाइए सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तरीके से। अक्षय सर, आपको मोटिवेशन कहां से मिला? देखिए, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो बचपन से, चूंकि मैंने अपने मदर फादर को देखा था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे,
और उनके सीनियर्स को जब मैं देखता था और तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये बनना है। दूसरा मुझे मोटिवेशन इस चीज से भी लगता था कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीजों के एक जैसे बोलते हैं ऑप्शन को करने के बाद मैंने चूज किया कि मुझे यही करना है। इसके पीछे मेन रीजन था कि कुछ करना है फॉर द सोसाइटी। देखिए ये एक मैनिपुलेटेड आंसर आपको लग सकता है, लेकिन इट्स वेरी रियल कि आप जब देखते हो कि चीजें सही नहीं हो रही है और चीजों को सही करना चाहिए, और जब हम जैसे यंग ऑफिसर्स आके उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे आप न्यूज देखते होंगे कि चीजें सुधर रही हैं, चीजें सही हो रही हैं। तो वो मुझे लग रहा था कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड यहीं से मुझे मोटिवेशन अपना मिला है। और मोटिवेशन का जो मेन मैं मानता हूं कि मेरी मदर जो है शी इंस्पायर मी अ लॉट। उनकी बहुत इच्छा थी और उनकी इच्छा को मैंने अपनी इच्छा बनाया, जो कि मेरी खुद की बहुत इच्छा हो गई ये करने की, और वो मैं कर पाया। तो आई एम रियली ऑब्लाइज टू हर कि उनने उस फील्ड में मुझे जाने का गाइडेंस दिया और आज मैं ये कर पाया हूँ। थोड़ी सी तालियों में इजाफा आपकी माता श्री के लिए भी। यह ऐसा कर्ज हो मुझसे अदा जो हो नहीं सकता। मैं जब तक घर में पहुंचूं मेरी मां सजदे में रहती है। तो मुनव्वर राणा साहब ने जब कहा होगा तो निश्चित तौर पर आप जैसे बेटों को देख के कहा होगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है आप तीनों ही से कि व्हाट डिड यू डू सो दैट डिस्ट्रैक्शंस डिडंट अफेक्ट यू। डिस्ट्रैक्शंस होते ही होंगे मेरे ख्याल में, हर जगह आपको भी आते ही होंगे। कैसे बच पाए आप? डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं, हर चीज के होते हैं, उसको कंट्रोल करना आपके ऊपर होना चाहिए। कंट्रोल आप कैसे करेंगे? अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है तो आप वो चीज, आपके कोई एक आइडल होता है, जैसे कि मेरा कोई आइडल एक मैंने बना के रखा था कि एक रोमन सैनिक, आपने नाम सुना होगा, बंदा 23 इयर्स में आईएएस बन गया था। तो जब भी मुझे लगता था कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, उसकी फोटो देख लो आप, तो आपको लगता था कि यार वो मुझे भी ये बनना है, मुझे भी एक छोटी सी एज में आईएएस बनना है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो आपको ये दिमाग में कोई चीज होती है, तो अगर आप किसी को एक एज आइडल मान रहे हो तो उससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। दूसरा एक देखिए एक डीमोटिवेशन होना, दूसरा डिप्रेशन में आ जाना, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जिसके चलते क्या होते हैं आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसके लिए एक जरूरी है कि आपका एक फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा हो, आप सोशल लाइफ भी अपनी उसके साथ जो स्टडी के साथ एक बैलेंस मेंटेन करके रखें, तो सोशल लाइफ को भी आप पूरी तरह एंजॉय करें। देखिए आपको काम करना है सोसाइटी में रह करके, यू शुड नॉट बी अ बुकवॉर्म। एक बुकवॉर्म होकर आप इस फील्ड की तैयारी नहीं कर सकते, आपको एक आपके आसपास क्या हो रहा है उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। तो सब चीज को देखते हुए आप उनके साथ अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो एक आपका स्ट्रेस रिलीवर कहलाएगा जो आप चीज कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं। दूसरी चीजों में आपके दिमाग जाएगा ही नहीं जब आप एक हेल्दी सराउंडिंग, हेल्दी सर्कल के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। सुनिए मैम, और अक्षय जी की तस्वीर ले लीजिएगा भाई, मोटिवेट करती रहेगी आपको। वेरी हैंडसम गाया और बहुत अच्छा, कम उम्र में सबसे, जैसा उन्होंने बताया कि कम उम्र में सफल लोगों के साथ रहिए, उनको देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। वैसे अक्षय भाई भी जो लेना चाहे, मैं कहना चाहूंगा आप लोग इस फील्ड के लोग हैं, अपना सितारा बनाइए भाई। आप लोगों को सलमान की फोटो लगानी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं शैलेंद्र जी की फोटो लगाइए, सूर्य जी की फोटो लगाइए, अपने कमरे में अक्षय जी की फोटो लगाइए, और जाते वक्त इनका ऑटोग्राफ लेके जाइएगा तो आपको इंस्पायर करते रहेगा। जरूर लेके जाइएगा ऑटोग्राफ, में बता रहा हूं, अपने अपनी नोटबुक्स पर। सुनिए, डिस्ट्रैक्शन का मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। एक तो एक बेलिगरेंस होता है, आपके अंदर की आग होती है, जो जैसे सूरज जब आता है तो तारे छिप जाते हैं ना, वैसे जब अंदर का कि पाना है, करना है, तो वो इतना ज्यादा होता है कि सारी चीजें इमटेरियल लगती हैं। तो मुझे बस वही लगता था कि अरे ये इसके लिए तो मैं बनी नहीं, ये मैं करूंगी। तो वो एक फीलिंग आती है आपके अंदर कि ये सब छोटी मोटी चीजें तो आपको करनी ही नहीं है। मैंने टोटल 5 मूवीज देखी हैं थिएटर में जाकर के। मुझे मतलब समझ नहीं आता था कि समय खराब करना क्यों है। जरूरत होगी ज्यादा, जान जली जा रही है बिना देखे तो घर में बैठ के देख लेंगे, वहां जाके तो समय हम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि उस समय में हम अपने सपनों पे काम करेंगे भाई। तो वो चीज थी। और दूसरी चीज थी सपोर्ट सिस्टम। आपका एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी फैमिली होती है, आपके मम्मी पापा होते हैं कि आप गिरते हो तो वो आपको उठा के खड़ा करते कि नहीं तू चल। तो वो चीज होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट या आपको गिव अप नहीं करने देती है। मैं जब
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तो मेरी माताश्री ने पीएचडी करनी शुरू कर दी। अब वो घर संभाल के, स्कूल अपना जॉब संभाल के और पढ़ाई भी कर रही है। तो मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ करना नहीं, मुझे तो केवल पढ़ाई करनी है। तो जब ये कर सक रही हैं तो मैं तो आराम से कर सकती हूँ। तो एक ये भी रीजन था कि डिस्ट्रैक्ट होने का ना तो ऑप्शन था और ना मन था। तो डिस्ट्रैक्शन को आपको इसी तरीके से हैंडल करना है कि अपने अंदर की आग से छोटे मोटे तारों को छिपा दीजिए और आपका सपोर्ट सिस्टम जो आपको भगवान देता है माँ बाप के रूप में, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। आइडियल्स तो बहुत सारे थे, मैं बुक्स भी पढ़ती थी। इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे भी कुछ बुक्स थी जिन्होंने वो पर्पस सर्व किया था मेरा। मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी थी, इंडियन इंजीनियरिंग पढ़ी थी। तो इन सब चीजों से मुझे टाइम पे जो छोटे छोटे बाउट्स मिलते थे एम्पावर होने के या कहना चाहिए एनकरेज होने के, तो वो मिलते रहते थे। वो डेली डोज होता था और एक रेगुलर डोज तो बगल में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे करके डिस्ट्रैक्शन हैंडल हो जाता है। बहुत अच्छा, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम होम। एक सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, डिस्ट्रैक्शंस पे? सेम ही है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न इधर आया, एज आई हर्ड दैट इन इंटरव्यू बेसिकली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम आवर बैचलर्स डिग्री, बट ऑन गूगल इट हैज बीन गिवन दैट स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू। व्हाट इज एक्चुअल? मैंने अभी तक 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझसे तो इस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चन जो होते हैं नहीं पूछे गए। मुझे लगता है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, शायद ये गूगल पे वो लोग डाल देते होंगे जिनका मतलब जो खुद इंटरव्यू वगैरह नहीं दिए होंगे। और पहला क्या था सर क्वेश्चन? बैचलर्स डिग्री से आते हैं क्वेश्चन, ऐसा है? हाँ, मैं सुना था। जैसा सुरभि मैम ने बताया था पहले कि जनरली जो डेफ आप भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जनरली उसी पर आधारित रहते हैं क्वेश्चन। या तो आपने कहीं जैसे प्रीवियस जॉब किया हुआ है या फिर किस फील्ड में आपने डिग्री ली है, तो उसी से जनरली क्वेश्चंस रहते हैं। बड़ा एक मासूम सा सवाल है, इज द डेस्टिनी इंपॉर्टेंट? किस्मत? देखिए, तैयारी का एक लेवल होता है, कुछ बेसिक बुक्स हैं और मतलब कंटेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी यदि उस लेवल तक तैयारी हो गई है, बस फिर आप अपने ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। यदि आपने तैयारी नहीं की है, उस लेवल तक अचीव नहीं की है और बैठे हुए कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। किस्मत काम करना शुरू करती है एक लेवल के बाद। यदि आपने उस लेवल को अचीव कर लिया है, उसके बाद फिर किस्मत का रोल आता है। Again from Surveyor, after IES preparation, how much after need in technical field of targeting for civil services? Okay, I also belong to Satna. अच्छा, घर घर खेल रहा है भाई कोई, and very या बहन जो भी है, I also belong to Satna and very much inspired and motivated by you. टेक्निकल संबंधित प्रश्न है इनका IES प्रिपरेशन के लिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए। मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल था और मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से दिया था। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एज एन ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइक 70% चीजें कॉमन होती हैं, लाइक सेम सब्जेक्ट्स आर देयर। 30% कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्स इन, की मशीन्स आ जाता है, पावर सिस्टम आ जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। उसके लिए क्योंकि समय कम था, बस एक चीज थी कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, कि लगता था कि एक बार तो मशीन सीख लूं, कैसे सीखते हैं, कैसे काम करती है। तो उसके लिए 3 बुक्स मैंने उठाई, मशीन की एक ली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ली और एक पावर सिस्टम की ली। 3 बुक्स ली केवल, और उसके बाद हर चीज को समझने के लिए यूट्यूब के स्मॉल रैंडम वीडियोस जो होते हैं कि टॉपिक का नाम डाला, 4-5 वीडियोस है और उन्हें देख लिया। तो कैसे कौन सी मशीन काम करती है, कौन सा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, बस उन्हें देख लिया। और 3-4 साल पहले तक के पेपर सॉल्व किए IAS के, क्योंकि उसके पहले वाले पेपर्स कुछ ज्यादा टफ भी होते थे और ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो नाउ यू डू नॉट नीड टू सॉल्व ऑल 10-year क्वेश्चन पेपर्स, दे विल वेस्ट योर टाइम। और सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में IAS के क्वेश्चंस के। तो फिर आंसर्स आपको ही क्रॉस चेक करने हैं। अगर आपके साथ कोई प्रिपरेशन वाला मिल गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू आर योर ओन क्वेश्चन चेकर, आंसर चेकर। तो वो मैंने 3-4 साल के सॉल्व किया और मैंने IES इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर्स 2-3 साल के उनके भी सॉल्व किए, क्योंकि उनके थोड़ा सा एज होती है उनको टेक्निकल में। अगर हम सिविल सर्विसेज का पेपर देखें और इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देखें तो उन चीजों को मैंने ऐसा रेफरेंस माना।
तैयारी के लिए वो 3 बुक्स उठाई। अशफाक हुसैन मशीन के लिए ली थी, वाधवा ली थी पावर सिस्टम के लिए, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भिमरा ली थी। और ये तीनों मोर देन लाइक इनफ है। अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो कोर वाला पोर्शन, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ तो मेरे लिए तैयार हो गया था। इलेक्ट्रिकल के बंदे का मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका थोड़ा लेवल ज्यादा अच्छा होता होगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन अच्छे से टैकल किया था। मेरे मार्क्स भी पेपर 2 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा था उसमें ही ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल वाला जो पेपर 1 होता है उसमें मेरे उतने ही मार्क्स है जितने मैंने कैलकुलेट किए थे, तो मार्क्स भी उस हिसाब से मेरे 280 मार्क्स हैं। आई थिंक कि जितनी मैंने मेहनत की थी वो कन्वर्ट हो गए थे। तो ये सोर्सेस प्रूव्ड, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये स्ट्रेटेजी एक शॉर्ट टर्म और एक प्रिसाइज स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी। एक सवाल है कि मेंस पीएससी में आंसर लिखते समय ऐसा क्या अलग लिखें या करें कि हमारी कॉपी को अच्छे नंबर मिले, और क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हमने कॉपी में क्या लिखा है, आंसर राइटिंग में क्या ध्यान दें? आंसर राइटिंग में मेन चीज आपको देखिए, एक चीज होती है कि किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, तो वो नंबर भले नहीं दिलाएगी पर एक चेकर का मूड अच्छा कर देगी, तो वो हर आंसर में कम नंबर देने की कोशिश नहीं करेगा। तो हैंड राइटिंग अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू एनी हाउ। दूसरी चीज होती है कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जैसे पहले मैंने टेक्निकल सारे एग्जाम लिखे थे, तो उसमें एक होता था कि फॉर्मूलेस को बॉक्स में बनाना है, डायग्राम्स को पेंसिल से बना देना है, तो वो चीज मैं फॉलो करती थी। फिर जब मैं जीएस लिखने में आई तो मैंने उस चीज को मोर और लेस मेंटेन करने की कोशिश की कि एक आध डायग्राम, कहीं पे काटा पीटी ना हो, अंडरलाइन हो चीजें। जब जैसे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे के लिए मैंने पायलट पेन का यूज करा, क्योंकि उससे राइटिंग सुंदर दिखती है। और नॉर्मल जब मैं पेपर लिख रही थी जीएस के तो मैंने बॉल पेन का यूज किया, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, जल्दी जल्दी आप लिख लेते हो और कॉपी में दूसरी तरफ आता नहीं है। तो वो सारी चीजें थी। तो आपको छोटी छोटी निटी ग्रिटीज पे ध्यान देना है, वो लाइक पॉलिशिंग का काम करती है। मतलब हर चीज का मेन डिसाइडिंग फैक्टर तो आपका कंटेंट है, ऐसा नहीं कि राइटिंग अच्छी करके नंबर मिल जाएंगे। तो कंटेंट तो हैज टू बी गुड फ्रॉम योर साइड एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट अलॉट। लेकिन अलॉन्ग विद दैट राइटिंग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लीजिए, लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि काटा पीटी ना हो अननेसेसरली। क्योंकि वो जब चेक करने वाला 50 कॉपी चेक कर रहा है और आपकी कॉपी में उसको बहुत सारी मेहनत लग रही काटने में, आपने करी हुई है, तो फिर उसको लगता है कि सीख रहा है बंदा, अगली बार इसको फिर मौका देते। तो वो आप मत दीजिए उसको चांस। थोड़ा सा शो करिए कि लाइक आई एम मैच्योर्ड इनफ एंड आई हैव वर्कड अ लॉट एंड सी माय आंसर शीट, दिस इज नीट एंड क्लीन एंड यू हैव टू गिव मी मार्क्स। तो वो एक मिनिमम कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है। और ऐसा कोई कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखता है अच्छा कि बहुत मार्क्स भी किसी को इतने अच्छे नहीं। आप देखिए सबके मार्क्स 250 में 110 पाने वाले को लगता है कि हमने क्या कर लिया, तो मार्क्स भी उतने कम ही मिलते हैं। ये है कि 5 नंबर आपको प्लस लाने हैं दूसरों से। एक शेर है ना कि शेर दौड़ रहा है तो मुझे सबसे आगे नहीं निकलना, मेरे को अपने साथ वालों से आगे निकलना है। तो बस वही कि साथ वालों से अच्छा परफॉर्म करना और ये सब चीजों से अच्छा हो जाएगा। अक्षय सर, आप बेहतर होंगे इस मामले पर आंसर देने के लिए। हम एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम यूपीएससी भी करना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए एमपीपीएससी की स्टडी के अलावा और क्या एक्स्ट्रा करें? देखिए, आप एमपीपीएससी भी कर रहे हैं, यूपीएससी भी करना चाहते हैं, तो दोनों को आप बहुत इजीली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, दोनों की प्रिपरेशन को। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पॉलिटी वहां है वो पॉलिटी यहां भी है, जो हिस्ट्री वहां है वो हिस्ट्री यहां भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि एमपी का जो पार्ट है थोड़ा एडिशनल है, वो आपको करना पड़ेगा, और वहां आपको एक ऑप्शनल है। यहाँ एमपीपीएससी में ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आप दोनों को अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी मैंने बोला था कि एनसीईआरटीज जो है, एनसीईआरटीज आर बेनिफिशियल बोथ इन यूपीएससी एज वेल एज इन एमपीपीएससी। यूपीएससी में आपका बेस तैयार हो रहा है, यहाँ पे आप मेंस के लिए उस चीज को एज इट इज आप लिख के आ रहे हैं, उनकी क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, तो दोनों चीजें साथ में की जा सकती है। दूसरा, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, करंट अफेयर्स वहां भी पूछने हैं, यहाँ आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं। एमपीपीएससी में डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स, तो विल गेट एज ओवर अदर्स। तो आप एक करंट अफेयर्स भी साथ में लेकर कर सकते हैं। एक नेशनल पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ में हो ही रही है, तो दोनों को स्ट्रीमलाइन करके आप चल सकते हैं, बशर्ते कि आपको चीजों को ऐसे पढ़ना है कि आप होलिस्टिकली आप चीजों को समझ के चलिए। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं एमपीपीएससी के लिए अलग से पढ़ रहा हूँ। सोचिए कि आई एम स्टार्टिंग इट फॉर द नॉलेज, आपको यूपीएससी में भी वो काम आएगा। तो दोनों को बहुत इजीली आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं।
एक और अच्छा प्रश्न है कि एमपीपीएससी के लिए देयर इज लेस मटेरियल फॉर इंग्लिश मीडियम इज अवेलेबल, सो प्लीज टेल अस अबाउट सम इंग्लिश मटेरियल फॉर एमपीपीएससी एज वेल एज मेंस। देखिए, मैंने प्री दी थी एमपीपीएससी की, जैसे कि आपको पता ही है कि कौटिल्य एकेडमी के नोट्स तो है ही, साथ में जब मैंने प्री हो गई थी मेंस के लिए क्लास कर रहा था, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऋषि सर कि उनके मतलब सिंस आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम कौटिल्य एकेडमी, तो ऋषि सर के जो नोट है, ऋषि भोसले सर, उनने मतलब इतने इजी वे में, इतने कंसाइज वे में चीजों को बताया था कि वैसे के वैसे हम लिख के आए और रिजल्ट आप लोग के सामने है। तो यहाँ की जो क्लासेस होती हैं वहाँ वो आप अच्छे से कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको कि बुक्स और वो तो आप सबको पता ही है, वो करना है। साथ में टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन प्री एज वेल एज इन मेंस। आप एफएलटीज जो होते हैं यहाँ पे वो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ताकि आपको वैल्यूएशन पता पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरा जो टीचर्स यहाँ के बता रहे हैं, जैसे कि अभी एक आदित्य तिवारी भी यहाँ पे टीचर हैं, तो ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ये आपको गाइड करेंगे, आप उनको फॉलो कर लीजिए तो वो चीजें बहुत ईजिली आप कर सकते हैं विदाउट अपना ज्यादा एफर्ट लगाए। तो ये जैसा अक्षय भाई ने बताया, उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दूं बहुत अच्छी कि कौटिल्य एकेडमी की नोट्स तो आप पढ़े करते थे, लेकिन अब तो हमारा अपना पब्लिकेशन भी आ गया है, तक्षशिला पब्लिकेशन, जिसमें जैसे मैंने उसको नाम दिया, मनमोहन सर से बात करा तो मैंने गीता प्रेस कहा उसको विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इतने कम दाम में वो किताब आपको उपलब्ध है, जितनी रिसर्च उसके पीछे की गई है। एक बुक तो मैंने देखी जो भी मात्र 40 रुपए की तक्षशिला पब्लिकेशंस आई हमारे कौटिल्य एकेडमी परिवार के, जिसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो दोनों मीडियम्स में जो बहुत अच्छा पब्लिकेशन है तक्षशिला, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं निश्चित तौर पर। हम उसका अनावरण भी करना चाहेंगे, यदि सर उपलब्ध हो तो ये बहुत अच्छा अवसर है जी, इसकी बात कर लेंगे। एक है कोचिंग, जो आपने बताया है कि कोचिंग यूपीएससी के लिए कितना जरूरी है। निश्चित सी बात है, आप परिणाम सामने देख रहे हैं, अच्छी कोचिंग और अच्छे नोट से पढ़ने का परिणाम। एक बार फिर से तालियां बजाकर इस्तकबाल कर दीजिए, आप फिर से जागृत हो जाएंगे। इतना बड़ा जीएस सिलेबस प्री और मेंस के लिए याद कैसे रख पाते थे और कैसे याद किया शैलेंद्र सर? एक तो ये मानना है मेरा कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव चीजें पढ़ोगे तो रिवीजन के लिए भी आसान रहेगा और लिखने के लिए भी आसान रहेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाते, तो आप ज्यादा पढ़ लोगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में उस चीज को लिख नहीं पाओगे। मैं वही चीज पढ़ता था जिसको मुझे लगता था कि इसको मैं 4-5 बार रिवीजन कर लूंगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगा। तो एक तो आप ये चीज करना, सेलेक्टिव चीजें पढ़ना। दूसरा ये करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करना, 50, 60, 70 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अपनी गहरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो उठाता है साल भर में जो चर्चा में रही होंगी, न्यूज जो इश्यू रहे होंगे उन्हीं से पूछता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह से लाके क्वेश्चन पूछ रहा है, वो यहीं के क्वेश्चन जो मुद्दे हैं वही पूछता है। तो आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए और एक आंसर राइटिंग पर विशेष बल दीजिए। सर, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए हमारे तीनों निदेशक और मैनेजिंग डायरेक्टर सर से अनुरोध करता हूं कि मनमोहन सर आपके साथ आए और तक्षशिला के पोस्टर का, हमारे बुक कवर का विमोचन करें। जिस पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा था, नोट्स के लिए खासतौर से, हमारे डायरेक्टर्स हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ सवाल आपके और हैं जिनका मैं आगे बात करूं? सर, एक हल्का सा ब्रेक बहुत जरूरी था क्योंकि विषय पर ये बात आई थी। और मैं मनमोहन सर से गुजारिश करूंगा कि तक्षशिला पब्लिकेशन के बारे में आपको बताएं। 2017 में हाल ही में कौटिल्य एकेडमी ने अपना ऑफिशियल पब्लिकेशन डिवीजन लॉन्च किया है, जिसका नाम है तक्षशिला पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इंदौर प्रेस कॉम्प्लेक्स में हमारी ये शाखा खोली गई है अभी, जहां हम स्तरीय नोट्स का पब्लिकेशन करने जा रहे हैं। और अभी ये जो बुक लॉन्च आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये यूपीएससी जीएस पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। आदरणीय श्रद्धांजलि जोशी सर, एमडी कौटिल्य एकेडमी के द्वारा लिखी गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसके बारे में भी विनीत शुक्ला जी ने कहा कि सामान्य ज्ञान संग्रह के नाम से ये है, 40 रुपए की एक किताब मात्र, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से और चार्ट के माध्यम से आपके सामने अवेलेबल हो चुकी है, मार्केट में अभी उपलब्ध है।
और ये हर जगह मिल रही है। तो कोशिश बस यही है कि वो कहा गया है ना कि सफलता अगर है तो सभी के लिए हो, बस यही एक जिद हमारी है और सिर्फ इसी एक बात के लिए खुद से जंग जारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हमारी ये हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे हमारी ये हिम्मत, क्योंकि ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी। विनीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बुक जो अभी मार्केट में लॉन्च हो गई है, ये है मध्य प्रदेश थ्रू मैप्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इंग्लिश बुक का नाम है मध्य प्रदेश थ्रू मैप्स और हिंदी वाली किताब का नाम है मध्य प्रदेश मानचित्रावली। इसमें मैप्स के माध्यम से सारी बातें, सारा का सारा जनरल नॉलेज आपको मैप्स के माध्यम से मिलेगा। जैसे कि अभी सुरभि ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो अगर आप मैप्स और चार्ट्स उसमें देते हैं तो आपके आंसर को वेटेज मिलता है। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है आपके लिए। हाँ, वो मैंने बता दिया था। ये यूपीएससी के सॉल्व पेपर्स हैं जो अभी अनवेल हो रहे हैं, अनावरण किए जा रहे हैं। ये लॉन्च होना है मेरे ख्याल से 1 वीक के अंतर्गत, जुलाई 1st वीक में ये मार्केट में अवेलेबल होगी ये बुक। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सारी किताबें जो भी मार्केट में आ रही हैं, कोशिश ये है कि उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन आपके सामने अवेलेबल हो। ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे सामने जो मंच पर पिंक शर्ट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश जी, आप तक्षशिला पब्लिकेशंस के डायरेक्टर हैं। एक बार प्रकाश जी के लिए भी तालियां बजाइए। सर, ये विमोचन हारून भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छा, खूब पैक करवाया आपने इसे। हाँ जी, हारून भाई हमारे जो काम करते हैं सर बड़ा पुख्ता होता है। जनरल स्टडीज का ये कवर, बुक कवर लॉन्च आप सभी के लिए। वास्तव में कठिन होती है पढ़ाई ना। तालियां। ये जनरल स्टडीज का बुक लॉन्च है, सामान्य अध्ययन हिंदी में होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, failures. I just want to ask what kind of failures you observed while preparing for civil services. I don't think any failures must be there. क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो बातें सुनी है वहां हर एंगल से आप तीनों ही विजेता ही नजर आते हैं, तो फेलियर्स की कोई संभावना नजर तो आती नहीं। मेरे ख्याल में जवाब देना भी मुनासिब नहीं है इसका। जी जैसे मुझे जो सफलता है 4th अटेम्प्ट में मिली थी, तो पहले के 3 अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बस यही है, आपको रखना है कि एक वो कहावत है ना कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो बस एक बार यदि पैर फंसा दिया तो फिर मतलब अड़े रहो उस चीज में। तो क्योंकि ये जैसे यूपीएससी का एग्जाम है 11, 12, 13 अब तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतने लाख लोग देते हैं, उसमें से खाली 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हो सकता है आप 10 नंबर, 15 या 5 नंबर से रुके हो। तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी तैयारी में कोई कमी थी, बस ये था कि और जो आपके प्रतिद्वंदी था उसने थोड़ी और ज्यादा तैयारी की थी। तो बस खाली अपनी जो असफलता है उनसे घबराएं नहीं, हताश मत हो, अपनी तैयारी में लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। शैलेश सर, आपसे एक प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पूछा है किसी छात्र ने कि वर्तमान में कृषक समस्या बड़ा विषय है, इस मुद्दे पर मॉडल प्रश्न कैसे बन सकता है? कृषक समस्या, जी, कृषक समस्या पर उसका उत्तर क्या होगा, क्या क्या जोड़ना होगा उसके अंदर? जैसे कृषकों के ऊपर एक, जैसे जो अभी हाल में स्कीम लॉन्च हुई है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, तो इससे रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा, पेपर 1 की दृष्टि से फार्मर सुसाइड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इतने फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्ट्स के साथ अपना आंसर लिखना होगा। जैसे फार्मर सुसाइड का कोई क्वेश्चन है तो जनरल तो सबको पता ही है,
लेकिन आप फैक्ट्स लिखेंगे कि इतने % फार्मर्स ने सुसाइड की है, इस राज्य में सबसे ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है, उससे आप अपना आंसर स्टार्ट करते हुए उसके कारण और उसके एक जो अपने आंसर में ना वे फॉरवर्ड जरूर देंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो चीजें आप लिखें कि जितनी भी जैसे जो भी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव ढंग से होना चाहिए, और तो इस टाइप के आपको आंसर लिखने चाहिए। धन्यवाद सर। राइटिंग खराब होने से कोई प्रभाव पड़ता है क्या? आपको जवाब मिल गया था इस चीज का, और बहुत अच्छी सारगर्भित बात बताई सुरभि मैम ने। लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? पतंजलि स्टोर आपकी खुद की प्रैक्टिस है, अच्छा करते रहें, अभ्यास हर चीज की सॉल्यूशन है। मेरा क्वेश्चन सुरभि मैम से है, ऐसा किसी ने पूछा है कि क्या यूपीएससी फाइट करने के लिए 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है? वैसे आपने यहां लिखा पढ़ने की, 18 घंटे पढ़ गए तो कुछ भी नहीं होगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा पहले तो और ठीक कीजिए, 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हूं, पर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं कि बताते हैं कि 18 घंटे पढ़ना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। कोई आंकड़ा मिल गया मैम इनको 18 घंटे का? अब 24 घंटे का दिन होता है, 18 घंटे पढ़ लेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? तो वो तो देखिए फ्रेज है जो चलता आ रहा है टिपिकल बातचीत का, पर उसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। नोबडी डज दिस। और अगर मेरा केस देखें तो फिर मेरे पास थे ही नहीं 18 घंटे की मैं दे पाऊं, होते तो शायद मैं बता पाती। 5-6 घंटे 4 घंटे होते थे, वीकेंड पे हो जाते थे 1-8 घंटे एक्स्ट्रा। तो घंटे बचाने के चक्कर में हम लोग मिनट खराब करते हैं, और यही चीज हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो 2-4 मिनट आपके पास 5 मिनट है, उन सब एक सेकंड का हिसाब रखिए, अच्छे से यूटिलाइज करिए, तो फिर घंटे वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उतना ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं होती। किसी का अटेंशन स्पैन ही इतना नहीं होता, मुझे तो लगता है कि मैं 2 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई कर लूं और सामने वाला 15 घंटे पूरी इफेक्टिव पढ़ाई कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 घंटे में से आप 2 घंटे इफेक्टिव पढ़ पाते हो, बाकी टाइम या तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, पन्ने पलटा रहे होते हो, या कुछ भी कर रहे होते हो। तो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम कितना टाइम देते हैं, हम उस टाइम को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। आपके इंजन की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। इनपुट से ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे की सीटिंग करते हो, ये है कि आपके दिमाग में वो चीज 24 घंटे होनी चाहिए। आपका गोल वो आपके दिमाग से नहीं हटना चाहिए, और वो अगर रहेगा तो आप जब भी पढ़ोगे सही तरीके से पढ़ोगे। तो उस चीज को मेंटेन रखना ज्यादा जरूरी है, रादर देन घंटे कितने देने हैं हमको। एक क्वेश्चन आया शैलेंद्र सर के लिए। आई गेव IIT JEE in this year and my rank due to some reasons fall to 10,000 and I deserved somewhere around 5,000. I want to become IAS. Should I take drop for IIT, clear it and then try for IAS, or just do graduation and go for it? देखिए, यदि आपका अल्टीमेटली एम IAS बनना ही है तो आप कहां से ग्रेजुएशन कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली जो लोग IIT करते हैं वो मतलब इसलिए करते हैं कि एक उनके जॉब सिक्योरिटी चाहिए रहती है कि IIT वालों को थोड़ा जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपका यदि एम IAS बनना ही है तो 1 साल मेरे हिसाब से दोबारा तैयारी करना सही नहीं रहेगा। आप अल्टीमेटली अपना ग्रेजुएशन कीजिए और उसके बाद फिर अपनी तैयारी कीजिए ग्रेजुएशन के साथ। एक बहुत जल्दी सा क्वेश्चन बहुत देर से आया। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UPSC एंड MPPSC? हाउ टू हैंडल प्रेशर, इसकी बात तो हो चुकी है। एंड गेट बैक व्हेन यू आर डिफीटेड। वापसी कैसे करें? और पहली बात तो उन्होंने पूछा कि UPSC और MPPSC का मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। मेंस बेसिक डिफरेंस जो है, MPPSC स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, UPSC इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। यहाँ आप DSP डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, वहाँ IAS IPS बनते हैं, ये मेन डिफरेंस है। सेकंड पार्ट दूसरा, हाउ टू कम बैक व्हेन यू आर डिफीटेड? देखिए, डिफीट होने के बाद तो आपका 2 चीजें हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं या आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाए कि मैं इस बार नहीं कर पाया, अब तो और करके बताऊंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन
होना चाहिए कि अगर आप डिफीट हो रहे हैं तो आपको एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि इसने मुझे, इस एग्जामिनेशन ने मुझे डिफीट किया है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसे डिफीट करूं, ये मैं एज ए चैलेंज लेता हूं। तो आपको देखो अल्टीमेटली चीज वही है कि आपको अंदर से जब वो आग नहीं होगी ना तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो अगर आप डिफीट हो रहे हैं तो टेक इट एज ए मोटिवेशन और उसे करने की आप ठान लीजिए, और बहुत इजीली आपके अंदर जब वो हो जाएगी, जब आप दिल पे कोई चीज ले लेते हो ना तो आप उसको कर दिखाते हो, तो दिल पे ले लो उस चीज को और कर दिखाओ। एक बहुत कोई यंगस्टर ही है, मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूं अक्षय सर, जब आप उस स्थिति में थे आपकी मानसिकता, आपके क्या विचार थे एमपीपीएससी के बारे में भी और आगे करियर के बारे में भी? जब फर्स्ट ईयर में था, देखिए जब तो मैंने फर्स्ट ईयर तो फिर भी ठीक है, मैंने 12th का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले आई वाज इन द क्लासेस, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी कॉटल एकेडमी, मैं 12th के बाद से मैंने स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे था पहले से कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको चाहते हो आप करना, तो बहुत सही टाइम है, अभी भी आप फर्स्ट ईयर में है, तो यू हैव 2 years सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा, वो भी आप इजीली कर सकते हैं, और बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एमपीपीएससी यूपीएससी जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो एक थिंकिंग की अगर बात करूं, जैसे आपने पूछा है कि आपका माइंडसेट क्या हो करता है, तो एक 12th पास अगर कोई बंदा है, कोई बच्चा है, तो उसकी मेंटालिटी इज नॉट दैट मैच्योर कि आप एक कहीं जॉब करके आ रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस एग्जामिनेशन को समझने के लिए एटलीस्ट इट टेक 1 year कि आप उसको समझ पाएं। तो अगर आप जितनी जल्दी इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप एग्जाम को उतने अच्छे से समझ पाएंगे, आपके अंदर एक मैच्योरिटी का इनकलकेशन होगा, जब आप चीजों को समझेंगे, आप आपके आसपास देखेंगे, आपको अवेयरनेस आएगी, तो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, और बहुत इस फ्लो में चलते चलते आपका बन भी जाएगा। तो डोंट वरी, बस ये है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं साथ में अभी से। यहाँ क्वेश्चंस तो सारे समाप्त हैं। मैं फाइनल वर्डिक्ट के लिए सबसे पहले शैलेंद्र सर, ये सारे जिन छात्रों ने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं, उसके अलावा आपके मन में इन सारे सवालात के बाद में भी एक ऐसी बात तो आई होगी कि ये जो छात्र बैठे हुए सामने किस वर्ग के हैं, इनके सवालात किस प्रकार के हैं। यहां अब सेमिनार की समाप्ति के पूर्व आपका वर्डिक्ट क्या होगा इन आने वाले छात्रों से? कई सवाल मैंने रिपीट भी थे तो उन्हें साइड भी किया, वही अल्टीमेटली बात वही है। मीडियम, सबसे बड़ी बात माध्यम की बहुत बड़ी समस्या आती है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम तक 12वीं से पढ़े हुए हैं, एकदम से सामने इंग्लिश आती है, वो चीज। दूसरा, चुनौतियों का सामना। तीसरा, कितने घंटे की पढ़ाई, कोचिंग और अपनी पर्सनल पढ़ाई के बीच का तालमेल, नोट्स, ये सारी बातों पर हम आपके तीनों के भी फाइनल वर्डिक्ट जानना चाहेंगे। पहला तो जैसा मैं बता रहा था कि जिस मीडियम में आप खुद को सहज महसूस करें वो मीडियम चूज करें। दूसरी चीज, जो टीचर्स है उनके ऊपर विश्वास बनाए रखें। कई बार ऐसा रहता है कि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उनके प्रति इमेज सही नहीं रहती, और जो बाकी टीचर है उनको ये लगता है कि वो ज्यादा सही होंगे, वो ज्यादा सही होंगे, तो अपने टीचर्स पे भरोसा बनाए रखें। तीसरा, 4-5 घंटे की स्टडी काफी रहती है, क्योंकि अपना दिमाग भी एक तरह की मशीन ही है, कितना काम करेगा। जनरली क्या रहता है कि पढ़ने के चक्कर में हम नींद आ रही है तो भी बोले नहीं जगना है जगना है। जनरली मेरे साथ क्या रहता था कि दोपहर को खाना खाने के बाद बहुत मस्त नींद आती थी, उस टाइम में मतलब मैं तो सो जाता था, 1 घंटे 2 घंटे जितनी नींद आ रही है सो जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर जो पढ़ाई होती थी वो बहुत इफेक्टिव होती थी। तो ये है कि मतलब जितनी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। घंटों में ना नापें अपनी पढ़ाई को, कंटेंट से नापें कि कितना आपने इफेक्टिवली कंटेंट तैयार किया। बाकी ज्यादा स्ट्रेस लेके, लोड लेके ना पढ़ें, ऐसा ना सोचें कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन है। कठिन नहीं है एग्जाम, बस आप अपनी तैयारी एक सही मार्गदर्शन में करें, एक सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करें। बाकी फ्यूचर के लिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय सर, मैं चाहूंगा कि आप डायस पे आए और अपना फाइनल वर्डिक्ट वहां से, चूंकि अब आप सवालों का सिलसिला तो समाप्त हो चुका है, तो फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम देयर। फाइनली अब कंक्लूड करना है तो मैं आप सबको, सबसे पहले तो मेरी पूरी विशेज हैं आपके साथ, ऑल यू अ वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जो भी आप एग्जामिनेशन देते हैं उसके लिए। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा सोचना नहीं है इसमें कि बहुत सारा एक हम तैयारी के टाइम में हम दिमाग में चीजें आती क्या ये हो पाएगा, क्या मैं बन पाऊंगा,
आप फेलियर्स देखते हो तो ऐसा लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूं, मतलब इन सब चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। हमेशा एक पॉजिटिव आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, और सिंस आई एम ऑल्सो ऑफ योर एज ओनली, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा आएंगे। आपको दिमाग में आएगा कि ये कर लूं, वो कर लूं, क्या ये हो पाएगा, दूसरी चीज क्यों नहीं सही है, मतलब इन सब चीजों को आप बंद कर दो। आपका जो होना चाहिए ना, एकदम एक स्ट्रीमलाइन आपका फोकस होना चाहिए, और वैसे ही आप रखिए कि जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब चीजें करो। एंड दूसरा एक जो मुझे पर्सनल लगता है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कि जो मैंने जैसे बोला आपको कि बहुत ज्यादा बीच में, मतलब कई बार ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, या अब बन नहीं रहा है करते, तो ऐसी चीजों को जब भी आप लगे तो थोड़ा अपने आप को एक ब्रेक दो। ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं कि आप एटलीस्ट इफ यू आर स्टडिंग फॉर अ वीक, आप एक पूरे 6 दिन अगर पढ़ रहे हो तो संडे का टाइम अपने लिए निकालो, अपनी फैमिली के साथ उसे स्पेंड करो, फ्रेंड के साथ करो। इसके साथ क्या होगा, आप मंडे से जब वापस से पढ़ेंगे तो पूरी तरह रिफ्रेश्ड होंगे, तो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए बिटवीन योर सोशल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ एंड योर स्टडी लाइफ। एक 4-5 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए घंटे और जो ये सब बात करी है, डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स। जो एक बंदा 1 घंटे में गेन कर पा रहा है, ग्रास्प कर पा रहा है, वो शायद 3-4 घंटे में भी दूसरा नहीं कर पाया। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर न करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे फ्रेंड ने ये कर लिया, मेरा नहीं हुआ, नहीं, तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आप अपना जज करिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं और मुझे वो करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जब एग्जाम दें, जब पढ़ाई करें, तो सिर्फ जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन शुड बी ऑन योर स्टडीज। ये नहीं कि आप पढ़ भी रहे हैं, आधा दिमाग बाहर भी है, या बाहर है तो आधा दिमाग है कि यार मैं बाहर है, आप गिल्ट में है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो ये इसके बीच में जो एक लाइन होती है वो आपको मेंटेन करनी है, दैट इफ यू आर स्टडिंग, होल हार्टेडली स्टडी, इफ यू आर एंजॉइंग, इफ यू आर आउटसाइड, इफ यू आर डूइंग एनी सोशल एक्टिविटी, यू शुड बी इन्वॉल्व इन दैट। तो इसको आप फॉलो करिए, और मेरा ऑल द बेस्ट आप सबको। एंड आज मैं यहां पर हूं, कल आप में से कोई यहां पे होगा, और आज ये मान लीजिए कि आज ये लोग बैठे हैं, कल हमारी फोटो यहाँ पे होगी, हम यहाँ पे होंगे, और अगर आपने यहाँ सोच लिया तो बहुत इजीली आप भी कर पाएंगे। थैंक यू। Now I would invite Sindhu ma'am to please come on the dais and talk to you people. मैं आप लोगों को बस ये कहना चाह रही हूँ कि सपने आप लोगों ने बहुत बड़े देखे, आपको पता होना चाहिए कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। तो आपने दिल खोल के सपने देखे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिल खोल के मेहनत करिए। भूख लगी है, प्यास लगी है, घूमना है, फिरना, ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्शन है, और आपको समझना है कि ये इल्यूजन है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोक रहा है। तो इन सारी चीजों पे डोमिनेट हो जाइए, हावी हो जाइए। छोटी मोटी सबको परेशानी होती है, मुझे भी रोज 100 परेशानियां होती थी, पर क्योंकि मुझे जहां जाना था वहां पे मेरा दिमाग ज्यादा फोकस के साथ था, तो मैं वहां पहुंच पाई। और इसी तरीके से आपको भी अपना पाथ ट्रेस करना है। चींटी को भी पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो अपनी बॉडी का यूज करती है और अपने सही डायरेक्शन पे चली जाती, कभी भटकती नहीं है। तो आपका दिमाग तो चींटी से 1000 मिलियन टाइम्स ज्यादा इवॉल्व है। आपको भी पता होना चाहिए आपको कहां जाना है और अपनी बॉडी का कैसे यूज करना है वहां जाने के लिए। ऑल यू हैव इज योर बुक्स एंड योर सेल्फ। तो अच्छी तरीके से उसको यूज करिए और पूरा मन लगा करके पढ़ने में जुट जाइए। हर एक दिन जो आप वेस्ट कर रहे होते हैं, आप दूसरे को अपने से आगे निकाल रहे होते हैं, तो वो चांस अब आपको नहीं देना है। और आज के बाद मुझे लगता है हफ्ते भर की पढ़ाई तो अच्छी ही होगी। इसी तरीके से एक अपना इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स बना लीजिए कि एक वीकेंड आप मोटिवेट हो और हफ्ते भर की पढ़ाई अच्छे से करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, एक साथ कुछ भी डिसाइड मत करिए कि पढ़ना है, और छोटे छोटे लक्ष्य को एक इस तरीके से जॉट डाउन करिए कि वो फाइनली कल्मिनेट होकर के और आपके लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प करे। मन लगा करके पढ़िए। और मेरी तो खैर सबके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो अनप्रिविलेज अपने आप को समझता है या अपने आप को जो थोड़ा सा अंडरडॉग समझता है, उसको बिल्कुल मैं कह रही हूं कि कुछ ये सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सोच करके तुम जरूर दूसरे इंसान को ज्यादा चांस दे रहे हो, क्योंकि तुम में कोई कमी नहीं है। द राइट टाइम विल कम व्हेन यू विल ऑल्सो प्रूव दैट यू आर नो लेस देन अदर्स। तो यू हैव टू प्रूव दैट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट टाइम कम्स एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। और शैलेंद्र सर कहना चाहेंगे आप सब जी? लास्ट में तो मैं सिद्धांत सर,
नरेंद्र सर, अशेन सर, सबको आभार व्यक्त करूंगा, सबका, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए प्रेरणादायी स्रोत का काम किया। बाकी अंत में यही कहूंगा कि यूपीएससी एग्जाम में आप किस पृष्ठभूमि से आते वो ज्यादा मायने नहीं रखता। एक किसान का बेटा भी आईएएस बनता है, एक नेता का भी बनता है, एक मजदूर का बेटा भी बनता है, एक ब्यूरोक्रेट्स का बेटा भी आईएएस बनता है। तो यदि आप किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो ये चीज निकाल दीजिए कि बहुत टफ है मेरे लिए एग्जाम, तो मेरी पढ़ाई उस स्कूल में नहीं हुई है। जैसे मैं भी अभी जाता हूं तो देखता हूं कि कोई सेंट जेवियर से पढ़ा है, कोई सेंट स्टीफेन से पढ़ा है, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो, तो मैं कहता हूं सेंट बोरिस से पढ़ा हूं। तो पूछते ये कौन सा स्कूल है, मैंने कहा ये स्कूल था जिसमें हम घर से बोरी लेके आज जाते थे, पढ़ने के बाद बोरी वापस ले आते थे। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। मैं भी बहुत एक छोटे से गांव से आता हूं, तो आप बस अपनी तैयारी कीजिए ढंग से, अपना जो मटेरियल है, कंटेंट है, बस उस पर ध्यान दीजिए, अपने गुरुओं के प्रति विश्वास बनाए रखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी आने वाले सिविल सेवा अधिकारियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर। एक बहुत अच्छे चिंतक, विचारक और शिक्षक के साथ ही एक बहुत अच्छे वक्ता आदरणीय मनमोहन जोशी सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सभी से बातें करें। जोरदार तालियां मनमोहन जोशी सर के लिए। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि ये जो सेशन हुआ और जो चल रहा है अभी आपके जीवन को मोटिवेशन से भरेगा और आपकी सफलता के जो राह है उसमें उजास भरेगा। कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं कि मिलते हैं जहां मोती समंदर खंगाल के, मिलते हैं जहां मोती समंदर खंगाल के, मुश्किल होता है वहां रास्ता जरा चलना संभाल के। मिलते हैं जहां मोती समंदर खंगाल के, मुश्किल होता है वहां रास्ता जरा चलना संभाल के। और जो कुछ भी कहा गया है तुमसे ये सब अनुभव की बात है, जो कुछ भी कहा गया है तुमसे ये अनुभव की बात है। पहुंचा नहीं है कोई भी यहां सिक्का उछाल के, पहुंचा नहीं है कोई भी यहां सिक्का उछाल के। तो एक्सपीरियंस काउंट करता है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में अनुभव का आना, और अनुभवी लोगों से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि हम ज्ञान का संप्रेषण जानकारी के रूप में होता है। जानकारी के लिए इंग्लिश में वर्ड है इनफॉर्म, INFORM, जिसका मतलब होता है आकार लेना, इनफॉर्म। लेकिन हम कहते हैं कि जानकारी जब अनुभव में बदलती है तब ये ज्ञान कहलाती है। When information becomes experience, it becomes knowledge. तो अभी आपको जो दिया जा रहा था ये जानकारी नहीं थी, मैं ये क्लियर करूं, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है अगर मैं अपने अनुभवों से ही सीखता रहूंगा तो ये जीवन बहुत छोटा है। तो अगर किसी के पास ये अनुभव है, जैसे किसी ने बताया कि आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी हाथ में आग डालकर देखें। इसका मतलब यहां ज्ञान डायरेक्ट संप्रेषित हुआ है आपके पास में, जानकारी के रूप में नहीं। तो अभी जो आपको मिल रहा था ये सब ज्ञान ही था, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग आपसे बात कर रहे थे, वो जो उस रास्ते पर चले हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे अनुभव अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है जो बार बार समझ में आती है, वो ये कि सफल होने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। ये 3D जब काम करते हैं तब आप सफलता तक पहुंचते हैं। मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर हुए हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा उनका। किसी ने एक बार उनसे पूछा कि सफल होने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन लाइफ। और मोहम्मद अली एक बहुत शानदार आंसर देते हैं, वो कहते हैं 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, 2 चीजों की जरूरत है। 1 विल, इच्छा शक्ति, करना ही है वाला, जैसा कि सुरभि ने बताया अभी आपको कि जब आप सोचते हो करना ही है तो सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा स्किल, दैट इज नॉलेज, ज्ञान भी चाहिए, सिर्फ इच्छा कर लेंगे तो नहीं होगा। कहा भी गया है कि कर्मस्य ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न च मनोरथैः यथा स्वपीति सिंहस्य मुखे मृगाना प्रविशति। सिर्फ ठान लेने से नहीं होता, करना भी होता है। तो 2 चीजें जरूरत है, एक है विल और दूसरा है स्किल। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो बहुत बुद्धिमान रहा होगा, वो पूछता है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, स्किल और विल, ज्यादा जरूरी क्या है, ज्ञान, नॉलेज या इच्छा शक्ति। और मोहम्मद अली का आंसर बहुत शानदार है, वो ये कहता है कि विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। इच्छा शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चाह की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ज्ञान के, क्योंकि पहले इच्छा शक्ति आएगी उसके बाद ही वो ज्ञान आएगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिटरमाइन हो, डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, एक लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य का निर्धारण करें। बहुत लोग अभी फोकस आउट है, कोई सोच रहा है मैं आईआईटी कर लूं, कोई सोच रहा है एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों कर लें क्या। तो ये जो भटकाव है ये कहीं लेकर नहीं जाएगा। अब आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो हम कहते भी हैं कि वॉट एवर योर माइंड कैन फोकस कैन कैप्चर। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे वो कैप्चर कर लेगा। मोबाइल में भी सेम चीज है, एक तरफ फोकस करें तो दूसरी तरह की जो इमेज है वो कैप्चर नहीं होती। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि मुझे क्या करना है और आप उसको पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम रहा, इट इज नॉट अ सेमिनार, ये एक डायलॉग बिटवीन आप और टॉपर्स के बीच में एक डायलॉग था जहां और कोई भी नहीं था। और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। कुछ और भी क्वेरीज आपके पास में है तो आप कौटिल एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडीज भी आपके पास होंगी और उसके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। दो लाइनों से अपनी बात खत्म करता हूं कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं, जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। और सफलता कोई चांदी की तश्तरी में सजकर नहीं मिलती मेरे दोस्तों, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। तो तैयार हो जाइए मुश्किलों से लड़ने के लिए, सफलता आपकी राह देख रही है। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रबंध निदेशक श्रद्धेय श्रीधांत जोशी सर से कि कृपया मंच पर आए। हमें हमारे तीनों ही टॉपर्स को स्मृति चिन्ह भी भेंट करना है और सर को भी सुनना है। एक बहुत अच्छे विचारक के रूप में, बहुत अच्छे लेखक के रूप में और एक बहुत ही सक्षम समर्थ शिक्षक के रूप में सर का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मंच पर। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। हम जो भी काम करें भारत मां की जय हो, ये भाव मन में बना रहे तो हर कार्य पवित्र हो जाता है। तो आज का एक पवित्र ऐसा ही कार्य संपन्न हुआ। आपने जितनी भी बातें सुनी ये इनकी अपनी स्टोरी थी, इन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है। यहां एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने 21 साल और 20 साल में सिलेक्शन लेके दिखा दिया। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले सोचा ही नहीं कि करना क्या है, फिर लगा कि नहीं ये करना ही है, और भले चौथा या पांचवां अटेम्प्ट ये काउंट नहीं किया लेकिन वो कर दिखाया जो उनका ड्रीम था। टॉप 38 में आने के बाद भी आईपीएस चूज किया। क्यों? क्योंकि उनका ड्रीम था आईपीएस बनना। वो चाहते तो आईएएस ले सकते थे, उन्होंने आईपीएस लिया। तीसरी और एक ऐसी मतलब क्या बोलूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सही बताऊं मैं। शुरुआत ऐसी जगह से सतना, मतलब मध्य प्रदेश के बहुत ही रूरल या फिर कहें थोड़ा एक फ्यूडलिस्टिक प्रकार का जो सोसाइटी है ना, वहां उनमें से गिनती होती है सतना रीवा की। और ऐसी जगह की एक लड़की जिसने हर जगह पे लगातार टॉपर लिस्ट में अपना नाम रखा, ये निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि ये जो प्रतिभा है इनके लिए उनकी मम्मी साथ में। मैं उनको ये कह रहा था कि हमेशा होता ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड आती हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स के रूप में पापा आते हैं। ये पहली बार इनकी मम्मी आई है। तो महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण जो सामने है, मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। तो तीनों ने अपने अपने तरीके से अपनी स्टोरी को पूरा किया है। ये स्टोरीज आपकी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है और जब आप अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे तब आप यहां होंगे अपनी स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि ये स्टोरीज आपको मोटिवेट करते हैं। ये सफलता का संक्रमण लगातार चलता रहे। ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए भी कि अगली बार आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं और बाकी लोगों को मोटिवेट करें। थैंक यू। सर आप हमारे साथ बने रहिए। मैं श्रद्धेय आशीष मिश्रा सर, नरेंद्र सिंह सर और मनमोहन जोशी सर आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आ जाएं। हम तीनों ही को स्मृति चिन्ह कौटिल्य परिवार की ओर से देना चाह रहे हैं आपके हाथों। ले आइए। और बीटीवी युवा यूट्यूब और फेसबुक लाइव जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आपने गंभीरतापूर्वक इस सेमिनार को सुना। बीटीवी टीम का धन्यवाद चैनल युवा पर यह आयोजन लाइव पहुंचाने के लिए। अक्षय जी द जूनियर मोस्ट, जोरदार तालियां। ये स्मृति चिन्ह आप सभी की ओर से दिया जा रहा है कौटिल्य परिवार द्वारा। सुरभि जी के लिए स्मृति चिन्ह। और शैलेंद्र इंदौलिया जी।
थैंक यू सर, और आप सभी का बहुत बहुत आभार हम सभी की ओर से कि यहां पर आपने उपस्थित होकर यहां सुना। कौटिल्य एकेडमी की वेबसाइट आप सभी के लिए उपलब्ध है। आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो, कौटिल्य परिवार के ब्रांचेस में भी आपका स्वागत है, वेबसाइट्स पर भी आप सुन सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। बहुत आभार आप सभी के यहाँ पधारने के लिए एक बार फिर से। मैं चाहूंगा एक बार बताऊं आपको, जब कोई आपको याद हो पुरस्कार मिला हो बचपन में तो आपको सब लोग बधाई देते हैं, लेकिन आप लोग रुकिएगा, एक मैं 5 सेकंड और चाहूंगा आपको। सर, एक इनाम मिलता है ना तो सबसे पहले आदमी घर लेके दौड़ता है, उसको बड़ी खुशी होती है कि अपने घर में मेरा इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। ये घर है जहां से ये लोग सितारे बने हैं, तो इनका सम्मान हमें खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाकर करना चाहिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अपने सुपर सितारों के लिए, अपने आदर्शों के लिए। और जो नए बच्चे हैं अपनी कॉपीज पर, अपनी बुक्स पर ऑटोग्राफ जरूर लेके जाएं। मैं तो कहता हूं आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू ऑल। कौटिल्य हमेशा आपका स्वागत करने के लिए तत्पर है, हम आपका हमेशा स्वागत करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।